हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 के सिविक्स का अभी सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, या फिर इसे हम वैरायटी भी कह सकते हैं। वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या पार्शियलिटी या फिर प्रेजुडिस। ठीक है, अब देखो चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब हम चैप्टर 2 में ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। तो देखो हमें ये समझने को मिलेगा इस चैप्टर में, अगर आप डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना तो आप डिस्क्रिमिनेशन अपने आसपास जरूर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। देखो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी का मीनिंग जाना, लेकिन डाइवर्सिटी में हमने ये पढ़ा कि लोग हमसे अलग होते हैं। उनका रीजनल बैकग्राउंड अलग होता है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग होता है, कल्चरल बैकग्राउंड हमसे अलग होता है, उनका पहनावा, खान पान सब कुछ हमसे अलग होता है। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है या ये जो लोगों का हमसे अलग होना है, इस अलग होने की वजह से कई बार लोगों को टीज किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उन पर हंसा जाता है, उनकी मौकरी की जाती है एंड उनको कई बार सर्टेन एक्टिविटी या फिर ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता। अब अगर सपोज करो आपके साथ कोई सेम बिहेव करे, आपको अपने से अलग मानकर आपका मजाक उड़ाए, आपको परेशान करे, आपको किसी एक्टिविटी या ग्रुप में इंक्लूड ना होने दे, तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपके ऐसे दोस्त करें, आपके आसपास के लोग आपके साथ ऐसा करें, तो आपको हर्ट होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप हेल्पलेस भी फील करोगे एंड आपको दुख भी लगेगा, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, वो चीज हम यहाँ पर जानेंगे एंड ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक्सपीरियंसेस हैं ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ये इनइक्वालिटी के साथ कैसे कनेक्टेड है। जो इनइक्वालिटी हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। अब हम यहाँ पर डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करेंगे। देखो आपको पता है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी को अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डाइवर्सिटी को अगर लोग एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से लोग एक दूसरे में डिफरेंसेस क्रिएट करने लगते हैं। अब इसी डिफरेंसेस की वजह से हमें प्रेजुडिस देखने को मिलता है। दैट मीन्स हमें लोगों में भेदभाव, पक्षपात एंड बायसनेस, पार्शियलिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। ये जो लाइन है ना व्हाट वी आर, इसका मतलब है कि हमारी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, हम क्या हैं, या फिर ये कह लो हम कैसे हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। अब वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, जैसे कि हाउ वी लिव, कि हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, हमारा खान पान क्या है, व्हाट वी ईयर, हमारा पहनावा क्या है, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, हम कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे त्योहार क्या हैं। सो कहने का मतलब है हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे कस्टम, हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज, हमारे फेस्टिवल्स, ये सब जो है हमें बतलाते हैं कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। एंड इन्हीं की वजह से हमारी आइडेंटिटी भी पता चलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो स्टेट टू स्टेट या एरिया टू एरिया आप देखोगे कि भाषाएं बदल जाती हैं। अगर कोई मराठी में बात करेगा आप कह दोगे कि भाई ये महाराष्ट्र से हैं, हरियाणवी में बात करेगा कह दोगे ये हरियाणा से हैं, अगर कोई गुजराती में बात करेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये गुजरात से हैं। सो इन द सेम वे जिस तरीके से भाषा से पता चलता है वैसे ही खान पान से भी पता चलता है कि भाई व्हाट यू आर,
आपकी आइडेंटिटी क्या है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, अलग अलग कल्चर का अलग अलग कुजीन है। इसके अलावा हर धर्म के अलग अलग फेस्टिवल हैं जो वो सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन इस आइडेंटिटी में हमें डिफरेंस नहीं देखना है, इस आइडेंटिटी को हमने सेलिब्रेट करना है, हमने दूसरों की आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना है, तभी तो इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। Now, all of these are influenced both by geography and history of the place where we live. तो हमारा खान पान, हमारा पहनावा, इनफैक्ट हमारा ऑक्यूपेशन, ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल दूंगी जिसमें हमने लद्दाख एंड केरला के बारे में पढ़ा। तो आप देखो, लद्दाख एंड केरला का डिफरेंस देखना, पिछले चैप्टर में हमने डीपली इसके बारे में स्टडी किया था। तो दोनों ही एरिया का आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखो, आपको समझ में आएगा कि वाई केरला एंड लद्दाख इनमें इतने डिफरेंस है। रीजन ये है कि दोनों का हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लद्दाख की बात की जाए तो वहाँ पर एरिया ऐसा है, मतलब हर टाइम ठंड होती है, वहाँ पर बारिश कम पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर हमने ये देखा कि दे रियर शीप एंड उन शीप से उनको पाशमीना वूल मिलती है, तो वहाँ के लोग शीप्स को रियर करते हैं लद्दाख में। वेयर एज केरला की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लोग कल्टीवेशन कर पाते हैं, फिशिंग कर पाते हैं। क्यों? एक तो वहाँ पर कोस्टल एरिया हो गया, दूसरा वहाँ पर बारिश अच्छे से होती है, तो इस वजह से राइस का कल्टीवेशन पॉसिबल हो जाता है। वेयर एज लद्दाख में कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल स्कैंटी होती है, राइट। सो इस तरीके से हर एरिया, हर प्लेस का ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस करता है आपका खान पान, आपका बोलचाल, आपका पहनावा। ठीक है, अब हम आगे ये जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है एंड यही 8 मेजर जो रिलीजन है वो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म, इस्लाम, पारसी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, इस तरीके से। सो वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स। तो यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि हमारी मदर टंग हैं। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। हमारे यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम फोक डांस की बात करें, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया, भरतनाट्यम हो गया, गिद्दा हो गया, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग वेरियस डांस फॉर्म हैं जो 100 से भी ज़्यादा हैं। अब देखो, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी कि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, खान पान, बोल चाल, डांस, भाषाओं, इन सब चीज़ों में, तो ये ना डाइवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, डाइवर्सिटी को लोग जल्दी से एम्ब्रेस नहीं करते। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि हमारे अंदर ना एक ऐसी थिंकिंग है कि हमें सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं या उन्हीं लोगों के साथ हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारे जैसा जिनका पहनावा है एंड जिनकी आइडियोलॉजी भी हमारे जैसी है। आइडियोलॉजी का मतलब है वो कैसा सोचते हैं, उनकी कैसी विचारधाराएं हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. That means वो लोग जो हमसे डिफरेंट हैं, जो हमसे अलग हैं, जैसे कि खान पान में, बोल चाल में, पहनने ओढ़ने में, जो हमसे अलग है ना, हमें वो लोग स्ट्रेंज लगते हैं एंड हमें वो लोग अनफेमिलियर लगते हैं। मतलब जैसे हम उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, ना ही हम उनको जानना चाहते। इस तरीके के एटीट्यूड हमारे बन जाते हैं उनकी तरफ। एंड इतना ही नहीं, एट टाइम्स हम ये भी नहीं जानने की कोशिश करते कि भाई रीज़न क्या है कि हम एक दूसरे से इतना अलग हैं। इसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा, हम वो रीज़न ही जानने की कोशिश नहीं करते। तो हम जिन लोगों को अपने से अलग मानते हैं ना, हम उनको
ना तो पसंद करते हैं, ना पसंद करना चाहते हैं, ना हम ये रीज़न जानना चाहते कि वो हमसे अलग क्यों हैं, एंड हम ना अपनी राय बना लेते हैं। हम कुछ ना कुछ एटीट्यूड या ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो हमसे अलग हैं। तो एटीट्यूड कैसा कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, एंड ओपिनियन कैसा कि भाई हम एक जजमेंटल व्यू देने लग जाते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसके बेसिस पर लोग ओपिनियन कितना बनाते हैं। देखो, जैसे कि जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है समझा जाता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, एंड जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती समझा जाता है कि उसके पास तो नॉलेज है ही नहीं। वेयर एज गाँव में रहने वाला शहर में रहने वालों के लिए ओपिनियन बनाता है। गाँव में रहने वाला ये सोचता है शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वेयर एज शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना वो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर स्टीरियोटिपिकल उनकी थिंकिंग होती है, वो उनका जो माइंड है वो इतना ब्रॉड नहीं होता। तो इस तरीके के ओपिनियन, इस तरीके के एटीट्यूड आप डेवलप करने लग जाते हो उन लोगों के लिए जो आपसे अलग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रेजुडिस के बारे में बात करेंगे। देखो, प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में स्ट्रोंग ओपिनियन बना लेते हो, या ये कह लो अपनी एक राय बना लेते हो, या ये कह लो कि आप किसी को लेकर ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन लेकर बैठ जाते हो कि हाँ ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे। तो इनको हम प्री कंसेप्शन भी बोलते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस भी बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आपको ना यहाँ पर ये टिक करना है कि रूरल एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए किस तरीके के प्री कंसेप्शन होते हैं लोगों के माइंड में, एंड शहर में रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके के प्री कंसेप्शन होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी एक एक्टिविटी आप लोग कर लेना। यहाँ से तो देखो एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम वही कर रहे हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो गाँव में रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि गाँव में रहने वाले लोग इग्नोरेंट हैं, कि मतलब ये लोग ना नज़रअंदाज कर देते हैं हर चीज़ को, ये लोग स्मार्ट नहीं होते उतने। ठीक है, वेयर एज शहर में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि ये मनी माइंडेड पीपल हैं, मतलब इनको बस पैसे की बात करनी आती है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, एंड इनको लेजी भी कहा जाता है कि शहर में रहने वाले लोग जो है वो आलसी होते हैं। सो इस तरीके के जो ओपिनियन होते हैं ना, ये ओपिनियन जो पहले बना लिए जाते हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। जैसे कि किसी को लेजी कहना, किसी को स्टिंगी कहना। स्टिंगी का मतलब होता है कि जनरस ना होना या काइंड ना होना, मतलब जिसमें सिंपैथी एंड एम्पैथी की भावना ही ना हो, ऐसे लोगों को हम स्टिंगी पीपल कहते हैं, राइट। तो अगर हम किसी के लिए इस तरीके के ओपिनियन बना लेते हैं कि ये लोग लेजी हैं, यहाँ रहने वाले लोग स्टिंगी हैं, सो ये जो स्टेटमेंट है ना, यही क्या कहलाते हैं, प्रेजुडिस कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे ना प्रेजुडिस के बारे में पूरा डिफाइन किया हुआ है। वैसे अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें से दो वर्ड निकल कर आते हैं, एक तो है प्री एंड दूसरा है जुडिस। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, एंड जुडिस का मतलब होता है जज करना, कि आप किसी को बिना जाने पहचाने, बिना समझे उनको पहले ही जज कर रहे हो, पहले ही अपने अजम्पशन उनके बारे में बना रहे हो, तो उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। सो प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। कि प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों को नेगेटिव जज कर रहे हो, नेगेटिव तरीके से, एंड आप उनको अपने से इंफीरियर देखते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे अलग है, तो जो आपसे अलग नहीं होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, तो जो आपको पसंद नहीं आएगा आप उनको अपने से नीचे देखोगे, अपने से इंफीरियर देखोगे, तो वही क्या होता है, वही प्रेजुडिस कहलाता है। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्री जजिंग करना, कि आप लोगों को जज कर रहे हो वो भी नेगेटिवली, एंड आप उनको अपने से अलग देखते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे किसी न किसी तरीके से अलग है। वैसे हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रेजुडिस्ड होते हैं। एक तो है पीपल्स रिलीजियस बिलीफ,
कि लोगों के रिलीजियस बिलीफ पर भी हम कुछ ना कुछ टिप्पणियां देते रहते हैं एंड अपने ऑलरेडी अजम्पशन बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर कुछ ना कुछ टिप्पणियां पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं रिग्रेसिव थॉट के हैं, ये पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं वो वॉयलेंट किस्म के हैं, ये पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं ये लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो इस तरीके के जो नोशंस होते हैं ना ये प्रेजुडिस्ड होते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, हम स्किन के कलर के आधार पर भी प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। काला है तो ऐसा होगा, गोरा है तो ऐसा होगा, है ना। जैसे कि गोरा है तो अच्छी पर्सनालिटी है, सुंदर है, इंटेलेक्चुअल होगा। इस तरीके के हम जो है ना टिप्पणियां पास करते रहते हैं। यही टिप्पणियां जो होती हैं ये प्रेजुडिस्ड कहलाती हैं। द रीजन दे कम फ्रॉम, एरिया के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, प्रेजुडिस करते हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, एक्सेंट का मतलब होता है जो आप भाषा बोलते हो ना उस भाषा को बोलने का जो तरीका है उस तरीके के आधार पर भी हम कुछ न कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं एंड वो सारे के सारे जो अजम्पशन होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। क्योंकि आप जब प्रेजुडिस की भावना में आते हो तो आप लोगों को उस टाइम पर नेगेटिव तरीके से ही जज कर रहे होते हो। इसके अलावा क्लोथ के आधार पर भी जज करते हैं। जैसे कि लड़कियों को ज़्यादातर छोटे अगर कपड़े पहन लेती हैं लड़कियां तो उनको जज कर लिया जाता है। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तरीकों से लोग जज करने लगते हैं दूसरों को नेगेटिव तरीके से, रिलीजन के आधार पर भी, स्किन के आधार पर भी, रीजन के बेसिस पर भी, उनके एक्सेंट के बेसिस पर भी एंड उनके कपड़ों के बेसिस पर भी। सो ऑफन आर प्रेजुडिसेस about others are so strong that we do not want to form friendship with them। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दूसरों के लिए बना लेते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जजमेंट हम दूसरों के लिए बना लेते हैं कि हम उनके साथ फ्रेंडशिप तक नहीं करना चाहते, हम उनसे बात तक नहीं करना चाहते एंड इस चीज़ के चक्कर में ना हम दूसरों को हर्ट कर देते हैं, हम दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं एंड इस चीज़ का अंदाज़ा हमें होता नहीं है। सो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से क्लियर हो रही हैं कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए एंड हमें पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहिए। अगर कोई आपसे अलग भी है ना तो उसको एम्ब्रेस करो, उसकी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि जो डाइवर्सिटी होती है ना ये हमारी लाइफ में ना लाइवलीनेस पैदा करती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप के बारे में। ये अलग एक टर्म आ गई है, ठीक है, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टर्म को ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर भी जो है इंस्टाग्राम का आईडी एंड टेलीग्राम का जो आईडी है वो फ्लैश हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग अभी बात करेंगे अबाउट द क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको स्टीरियोटाइप्स का मतलब समझना है। देखो इसका मतलब होता है आपके फिक्स्ड आइडियाज, आपकी ऐसी सोच जो आपने दिल में एंड दिमाग में किसी के लिए बिठा रखी हो, आपकी ऐसी सोच जो आप चेंज नहीं करना चाहते हो। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम एक सोच बना लेते हैं, उस सोच को कहते हैं स्टीरियोटिपिकल थॉट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़कों के लिए हम ये कहते हैं कि भाई वो फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं, लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़के खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, लड़के राउडी किस्म के होते हैं, लड़कों में बहुत एग्रेशन होता है, राइट। तो ये सब जो है ना हम सभी लड़कों के लिए ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में तमाम जितने भी लड़के हैं उनके लिए ये बातें बोल रहे हैं। तो हमने एक जेंडर को,
ठीक है, या एक ग्रुप के लोगों को एक कैटेगरी में डाल दिया कि लड़के स्ट्रोंग हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़कों को रोना नहीं आता है, लड़के जो हैं वो राउडी किस्म के होते हैं, लड़के सिर्फ खेल में अच्छे होते हैं, लड़कों को कुकिंग नहीं आती। तो ये सब स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस कहलाते हैं। या फिर ऑल एंड ऑल मैं आपको ये कहूं कि आपकी क्लीशे किस्म की जो सोच होती है उसी को हम स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस कहते हैं। या ये कह लो कि लोगों की जो घिसी पिटी धारणाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस। जैसे कि लड़कियों के लिए कहा जाता है लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, लड़कियां नर्चरिंग होती हैं, घर में अगर कुकिंग करने का काम हो तो वो लड़कियों का ही होता है, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो बहुत ही वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल होती हैं। इस तरीके की चीजें लड़कियों के लिए कह दी जाती हैं। लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि ये ड्राइविंग नहीं कर सकती, वेयरएज लड़कों के लिए ये कहा जाता है कि इनमें ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होती हैं। तो ये सारे थॉट प्रोसेस आपके कहलाते हैं स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस के साथ या ये कह लो स्टीरियोटाइप्स के साथ हमेशा एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से हमें हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले ये वाला पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं। All of us are familiar with gender differences। जैसा कि मैंने कहा कि स्टीरियोटाइप्स की वजह से होता यह है कि डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस शुरू हो जाती है, एंड स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस की वजह से हमें सोसाइटी में जेंडर डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये जेंडर डिफरेंसेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। सपोज करो कोई आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, कि एक लड़का और एक लड़की होने का क्या मतलब है। आप में से बहुत सारे लोग इसका पता है क्या रिप्लाई करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज गिवन, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट। दैट मीन्स कि हम लड़के और लड़कियों की तरह हमने जन्म लिया है, तो ये तो हमारे अंदर ये चीजें तो जन्म जाते हैं, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है। तो थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा बता रही हूं ताकि आप लोगों को दो चार चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो आपको दो टर्म के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तो है सेक्स एंड दूसरा है जेंडर। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं वो इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। देखो सेक्स का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियों में जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। एंड जेंडर का मतलब होता है जो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया डिस्टिंक्शन है, ठीक है। अब देखो सेक्स का मतलब होता है कि एक लड़के और एक लड़की के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होते हैं। दैट मीन्स कि लड़का है तो आपको पता है कि उसको दाढ़ी आती है, लड़की को ना दाढ़ी आती है ना मूछें आती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है। इसके अलावा लड़कों के हॉर्मोन्स अलग होते हैं, लड़कियों के हॉर्मोन्स अलग होते हैं। इसके अलावा लड़कों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। सो कहने का मतलब है जो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है वही सेक्स कहलाता है। बट वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट जेंडर, इसका मतलब ये होता है कि जब लड़के और लड़की में जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, लड़के एंड लड़की में जो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जाता है, उसी को कहते हैं जेंडर। दैट मीन्स कि सोसाइटी में ये कहा जाता है कि भाई अगर लड़की की शादी हुई तो लड़की ही घर छोड़कर जाएगी, लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा। तो ये किसने क्रिएट किया है? क्या ये जन्म जाता है? नहीं है ना, ये हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है। तो यही क्या है, यही है जेंडर रोल। हमारी सोसाइटी ने लड़कों के लिए, मेल के लिए एंड फीमेल के लिए अलग अलग तरीके के रोल बना रखे हैं। तो लड़कों के रोल क्या है, मैस्कुलिन, एंड लड़कियों के रोल क्या है, फेमिनिन, ठीक है। अब देखो लड़कों के रोल में ये कहा जाता है कि लड़के डोमिनेटिंग होते हैं, इनमें एग्रेशन होता है,
इनमें स्ट्रेंथ होती है। लड़कियों के जेंडर रोल्स क्या है, फेमिनिन रोल्स, कि लड़कियां सबऑर्डिनेट होती हैं, लड़कियां जो है सबमिशन में रहती हैं, लड़कियां नर्चर्ड होती हैं, नर्चरिंग करती हैं, घर का देखभाल करती हैं, तो ये हो गए फेमिनिन रोल्स। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी ने ही मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्टिंक्शन कर रखा है, जिसको कहते हैं जेंडर रोल्स, ठीक है, या जिसको कहते हैं मेल एंड फीमेल के अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स। तो हमारी सोसाइटी ही बताती है कि लड़के किस तरीके से बात करेंगे, लड़कियां किस तरीके से पहनेंगी, ओढ़ेंगी, उठेंगी, बैठेंगी, ठीक है ना। जैसे कि देखो, लड़कियों के लिए कहा जाता है कि आपको इस किस्म के ही कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसे रहना है, आपको चुप रहना है, अच्छे से बिहेव करना है, बट लड़कों के लिए पूरी आज़ादी है। तो क्या ये बाय बर्थ है? नहीं, ये हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। एंड हमारी सोसाइटी में ये सब क्रिएट करने वाले 4 मेन एजेंट होते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से आपको बता देती हूँ, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्शन होते हैं आदमी एंड औरत के बीच में, जो सोसाइटी ने बनाए हुए होते हैं, तो ये सोसाइटी में हैं कौन से लोग जिन्होंने ये डिस्टिंक्शन बनाए हुए होते हैं? वही 4 लोगों की हम बात करेंगे जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं कि 4 लोग देखकर क्या बोलेंगे, है ना। तो देखो, वो 4 लोग कौन होते हैं? वो होते हैं 4 मेन एजेंट, जिसमें आती है एक तो आपके फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्कूल, तीसरा होता है आपका पीयर ग्रुप, एंड फोर्थ होता है मीडिया। ये जो 4 एजेंट है ना, ये बताते हैं कि लड़के एंड लड़कियों को कैसे एक्ट करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं। फैमिली में ही आपको पता है, आप सबके साथ ये चीजें हुई होंगी, आपके खुद के पेरेंट्स या फैमिली के अदर मेंबर्स ही कह देते हैं कि लड़की हो तो ऐसे रहो, लड़के हो तो ऐसे रहो। लड़कियां हैं तो बाहर 6 या 7 बजे के बाद वो खेल नहीं सकते, बट लड़के हैं वो जो है 7 से 8 बजे तक भी घर से बाहर खेल सकते हैं, और जब घर आते हैं तो उनको उतनी डांट भी नहीं पड़ती है, बट लड़कियों को डांट पड़ जाती है। ऐसे ही मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में किचन का काम करते हुए लड़कियों को दिखाया जाता है, कुकर में सीटी मरवाते हुए लड़कियों को दिखाया जाता है, एंड जब स्पोर्ट्स की बारी आती है तो लड़कों को दिखाया जाता है। सो ये सब जो मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्टिंक्शन है ना, ये डिस्टिंक्शन हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है, और हमारी सोसाइटी में 4 मेन एजेंट है जिन्होंने ये डिफरेंस क्रिएट किया है, विच इज फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप एंड मीडिया। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आगे यहां पर देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इफ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं दे डू नॉट क्राई, कि वे रोते नहीं हैं, तो यहां पर दे किसके लिए यूज किया गया है? बॉयज के लिए, ठीक है, कि लड़के रोते नहीं हैं। तो आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है? बॉयज एंड मैन के साथ। लड़कों के लिए ये चीजें कही जाती हैं, दे डोंट क्राई। जैसे कि अगर एक बच्चा गिर जाता है, और बच्चा अगर लड़का हो और लड़का गिर गया एंड उसको चोट लग गई, तो जाहिर सी बात है वो रोएगा। लेकिन उसके पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स उसको क्या कहकर कंसोल करते हैं? वो ये कहते हैं डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, बॉयज आर ब्रेव, कि लड़के बहादुर होते हैं, दे डू नॉट क्राई, वो तो रोते ही नहीं है। तो देखो, अगर एक छोटा बेबी जो लड़का है वो गिर गया है एंड अगर वो रो रहा है क्योंकि उसको चोट लग गई है, जाहिर सी बात है रोएगा। लेकिन पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स लड़के को किस तरीके से कंसोल करते हैं? कहते हैं रो मत, तुम लड़के हो, लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं एंड लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अब जो लड़के होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं, वैसे वैसे उनको ये विश्वास होने लगता है कि हम लड़के हैं एंड लड़के कभी भी नहीं रोते। तो इसीलिए जो लड़के होते हैं ना, वो आप देखना कि वो हमेशा अपने इमोशन को ना छुपा लेते हैं, क्योंकि बचपन से उनके अंदर ये इंस्टिल कर दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि, और आप आज के टाइम पर भी देखो, लड़के जल्दी से नहीं रोते। ऐसा नहीं कि उनको रोना नहीं आता है, बस ये है कि उनके वो इमोशन दब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सुना हुआ होता है कि लड़के नहीं रोते।
सो इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, तो अगर लड़के को रोना भी आए तो वो अपने आप को रोने से रोक लेता है. He also believes that crying is a sign of weakness, and लड़के को ये लगने लगता है कि जो रोना होता है ना, ये आपकी कमजोरी की निशानी है. So even though both boys and girls sometimes want to cry, हालांकि लड़के एंड लड़की दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है क्योंकि इमोशन सब में है स्पेशली. लेकिन रोना कब आता है? या तो जब आप एंग्री हो, जब आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट भी अभी हम करेंगे, पहले आगे वाला डिस्कस कर लेते हैं. या फिर जब आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो, जब आपको बहुत दर्द हो रहा होता है तो आप तब रोते हो. बट व्हेन बॉयज ग्रो ओल्डर दे लर्न और दे टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई. तो लड़के जब धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं तो वो ये चीज लर्न कर लेते हैं, ये चीज कि उनको रोना नहीं है, या फिर उनको ये चीज सिखा दी जाती है कि रोना नहीं है. क्यों नहीं रोना? क्योंकि ये एक वीकनेस की निशानी है एंड लड़के वीक नहीं होते. तो ये थॉट प्रोसेस लड़कों के जो है दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है. इफ अ ग्रोन बॉयज क्राइज, अगर समझो कोई मैच्योर लड़का रो रहा है, देन उसे ये लगता है कि अगर किसी ने उसे रोते हुए देख लिया, दे विल टीज हिम, तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, उस पर हंसेंगे. तो इसीलिए लड़का अपने आप को दूसरों के सामने रोने से खुद को स्टॉप कर लेता है, रुक जाता है. This is the way boys are and this is the way girls are. So these are the statements we hear constantly. तो हम इस तरीके के स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं. लेकिन ये सारी चीजें किसने डिसाइड की हुई होती है? हमारी सोसाइटी ने, कि लड़के किस तरीके से एक्ट करेंगे, लड़कियां किस तरीके से एक्ट करेंगी, लड़के किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, लड़कियां किस तरीके से ड्रेसअप होंगी, किस तरीके के जॉब करेंगे, किस तरीके के काम करेंगे. ये सब चीजें जो है हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट कर रखी हैं. एंड वी एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग. तो हमारी सोसाइटी ने ये जो चीजें क्रिएट कर रखी हैं कि लड़के लड़की किस तरीके से एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, ये सारी चीजें हम ना विदाउट गिवन अ सेकंड थॉट एंड विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन हम इसको यूं का यूं अपना लेते हैं, ये सोचकर कि शायद लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियां ऐसी ही होती हैं. वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. और हम ये धीरे धीरे सीख जाते हैं कि भाई हमें इसी तरीके से रहना है जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए काम को निर्धारित किया है. मतलब सोसाइटी ने जैसे जैसे लड़के एंड लड़कियों के बीच में काम को बांटा है, हमें उसी तरीके से एक्ट करना है, उसी तरीके से बिहेव करना है. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, जिसकी चिंता हमारे पेरेंट्स तो सबसे ज्यादा करते हैं, राइट? तो हमारी सोसाइटी एंड हमारे समाज ने लड़कों एंड लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर जो इमेज बना रखी है, उसमें हम सब फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, अब यहां पर ना बॉक्स में ये बताया है कि आपने इन स्टेटमेंट को, जैसे कि दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर वेल बिहेव्ड, कि लड़कियां सॉफ्ट, जेंटल एंड नर्चरिंग होती हैं एंड दे आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड. इस स्टेटमेंट को आपने डिस्कस करना है. अगर आप टीचर हैं तो क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करो. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आसपास अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप के साथ आप इस चीज को डिस्कस करो. एंड अगर आप अभी स्कूल में स्टूडेंट हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो. आपको पता चलेगा कि दूसरों की क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है. तो अब आपने ये डिस्कस करना है, क्या लड़कियां सॉफ्ट एंड जेंटल होती हैं, क्या वे हमेशा वेल बिहेव्ड होती हैं, एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स. एंड आपने ये डिस्कस करना है कि ये टर्म, ये स्टेटमेंट लड़कियों के लिए कैसे अप्लाई होती है एंड लड़कों के लिए अप्लाई क्यों नहीं होती. इसके अलावा आप इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछें, क्या लड़कियों में ये जो क्वालिटीज हैं, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, वेल बिहेवियर, ये सब क्या उनको बाय बर्थ मिलता है? क्या जब वो पैदा होती हैं तभी से उनमें ये चीजें होती हैं, या फिर दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, या फिर ये सोसाइटी में दूसरे लोगों से सीखती हैं?
What do you think about the girls who are not soft and gentle एंड दोज हु आर नॉटी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस चीज के बारे में कि आप ऐसे लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं जो सॉफ्ट नहीं है, जेंटल नहीं है, जो इमोशनल नहीं है, थोड़ी राउडी किस्म की हैं, एंड जो नॉटी हैं, मतलब जो शरारती हैं। तो आपकी क्या सोच है, आपका क्या कहना है ऐसी लड़कियों के बारे में? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि आपके आंसर अलग अलग होंगे, आपके आंसर कैसे भी हो सकते हैं, एंड आप इन चीजों के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस है हमारी एनसीईआरटी ने डाले हुए हैं, इन पर हमें सच में सोच विचार करना चाहिए। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम लोगों के लिए एक फिक्स इमेज बना लेते हैं, जब हम लोगों के लिए एक फिक्स छवि बना लेते हैं या एक फिक्स धारणा बना लेते हैं, उसी को कहते हैं stereotype. When people say that those who belong to a particular country, अगर हम ये कहें कि भाई ये जो लोग हैं, ये इस कंट्री के लोग या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म के लोग या एक पर्टिकुलर सेक्स के लोग, मेल या फीमेल, या एक पर्टिकुलर रेस के लोग, काले गोरे, या फिर एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, दैट मीन्स अमीर गरीब, अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग क्या होते हैं? स्टिंगी होते हैं, मतलब कंजूस होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी किस्म के होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, मतलब आपराधिक माइंड लेकर चलते हैं, या फिर डम्ब होते हैं, मतलब जिनको किसी चीज की समझ ही नहीं है, इलॉजिकल होते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम स्टीरियोटाइप को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे देखो, होता है ना कि हम लड़कियों के लिए एक धारणा लेकर चलते हैं, लड़कों के लिए एक धारणा लेकर चलते हैं। एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए अगर हम ये कहें कि ये लोग जो हैं डम्ब होते हैं, इस धर्म के लोग क्रिमिनल होते हैं, तो ये सब आपके स्टीरियोटिपिकल थॉट है, आप यहाँ पर स्टीरियोटाइप को यूज कर रहे हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। अगर हम हर जगह देखें, चाहे हर कंट्री में देखो या फिर आप हर एक रेस के लोगों को देखो, हर एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को देखो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हमें हर जगह पर कुछ लोग बहुत स्टिंगी देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ लोग बहुत कंजूस, एंड कुछ लोग बहुत ही उदार किस्म के, काफी जनरस किस्म के लोग हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर एक ग्रुप में, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर एक जगह पर, हर एक ग्रुप में हमें लोग स्टिंगी भी देखने को मिलते हैं, कुछ जनरस पीपल भी देखने को मिलते हैं। तो हमने ना कभी भी एक पर्टिकुलर छवि एक प्रॉपर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म में, हर एक ग्रुप में हमें कुछ लोग स्टिंगी देखने को मिलते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जनरस भी होते हैं। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. अगर सपोज करो कि कुछ लोग ऐसे हैं एक कम्युनिटी या एक ग्रुप से जो थोड़े से डम हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे के सारे उस ग्रुप के लोग डम हो गए। या सपोज करो एक धर्म में कुछ लोग अगर क्रिमिनल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस धर्म के सभी लोग क्रिमिनल हो गए, है ना? तो हमें कभी भी हर एक ग्रुप के लोगों के लिए एक छवि क्रिएट नहीं करनी है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. देखो, आप सबको पता है इंडिविजुअल यूनिकनेस है, दैट मीन्स हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपसे अलग हूं जितने आप लोग देख रहे हो, एंड आप सब लोग एक दूसरे से अलग हो। सबकी स्किल्स अलग हैं, सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो। कुछ लोग स्कॉलेस्टिक एरियाज में, पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। सो सबकी स्किल्स एंड एबिलिटीज अलग होती हैं। लेकिन जब हम स्टीरियोटाइप्स को यूज करते हैं ना, तब हम लोगों के यूनिक एंड जो उनके स्किल या क्वालिटीज हैं उसको नहीं देखते, बल्कि हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए एक फिक्स आइडिया बिठा लेते हैं अपने माइंड में। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल into only one type or pattern. Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at.
तो देखो यहाँ पर होता ये है कि स्टीरियोटाइप की वजह से हम एक कम्युनिटी के, एक ग्रुप के लोगों को एक पैटर्न, एक टाइप में सोचकर चलते हैं। एंड स्टीरियोटाइप हमें बैडली अफेक्ट भी करता है। कैसे अफेक्ट करता है? क्या पता हम किसी एक सर्टेन चीज में बहुत अच्छे हों, लेकिन स्टीरियोटिपिकल थॉट्स की वजह से हमें वो चीज ना मिले। जैसे कि यहां पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूं ड्राइविंग स्किल्स का। देखो ये कहा जाता है, ये स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस है कि जो लड़के होते हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वेयर एज जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, इनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये आपके स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस हो गए, आपके फिक्स आइडिया हो गए कि भाई सारी ही लड़कियां ऐसी है जिनको ड्राइविंग करनी अच्छे से नहीं आती, रेकलेस तरीके से ड्राइव करती हैं, वेयर एज बॉयज ऐसे हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये आपके स्टीरियोटाइप हो गए। अब देखो, अगर कहीं पर ऐसी जॉब वैकेंसी निकली है जहां पर ड्राइविंग के लिए भर्ती हो रही है, तो वहां पर लोग अगर स्टीरियोटाइप को यूज करेंगे तो ये जॉब किसको मिलेगी? सिर्फ बॉयज को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों का ये सोच होगी कि भाई लड़के ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं, लड़कियां नहीं करती, तो ये जॉब लड़कियों को नहीं दी जाएगी। तो हुआ ना डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुआ? लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कियों को ये जॉब नहीं मिली। क्या पता लड़कियां अच्छे ड्राइव करती हो, बट हमने क्या है अपने आप के, अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, एक स्टीरियोटाइप थॉट बना रखा है कि लड़कियां अच्छी ड्राइव नहीं करती। चलो माना एक दो लड़कियों ने अच्छी ड्राइव नहीं करी, अब एक दो लड़कियों को देखकर आप सारी ही लड़कियों को थोड़ी ना बोल सकते हो। तो वही बात यहां पर कही गई है, हम सब लोग अलग हैं। लड़कों में भी आपको बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जिनकी ड्राइविंग बहुत रैकलेस होती है, राइट। सो यहां पर हमने क्या समझना है कि हमें कभी भी स्टीरियोटाइप यूज नहीं करना, क्योंकि स्टीरियोटाइप की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, हमारा ऊपर ना एक छोटा सा पैराग्राफ है जो रह गया एक बॉक्स में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड। यहां पर आप ये बच्चे देख रहे हो जो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दिखाए गए हैं पोस्टर में। ये देखो, यहां पर इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो। ठीक है, तो कोई छड़ी के सहारे चल रहा है, तो कोई चेयर पर बैठकर चल रहा है। ठीक है, तो आप इन बच्चों को देख रहे हो, इनके लिए ना पहले ये वाली टर्म यूज की जाती थी। पहले क्या कहा जाता था इनको? डिसेबल्ड, हिंदी में जिसे कहते हैं हम विकलांग। लेकिन इस टर्म को आज के टाइम पर चेंज कर दिया गया है एंड अब इन बच्चों के लिए जो है ये वाली टर्म यूज की जाती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ध्यान रखना कि इन बच्चों को पहले डिसेबल्ड या विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब इन बच्चों को कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ये जो टर्म है डिसेबल्ड, इसको चेंज करके अब इन बच्चों को क्या कहा जाता है? तो इन बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है। इन बच्चों को लेकर भी लोगों के स्टीरियोटिपिकल थॉट्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ इन पैराग्राफ में बताया गया है। देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑल्सो आर गिवन। तो इन बच्चों के थॉट जो है वो भी बताए गए हैं, जैसे कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं इतना अलग क्यों हूँ, लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरी तरफ स्टेयर करते हैं, लोग मुझे घूरते हैं तो मुझे शर्म आती है एंड मेरा लोगों की आंखों से छुपकर रहने का मन करता है। तो इस तरीके से इन बच्चों के थॉट प्रोसेस, इन बच्चों के फीलिंग्स को यहाँ पर बताया गया है कि इनको कैसा महसूस होता है। डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई। आप एक एक पोस्टर को देख सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। डू यू थिंक children with special needs should be part of regular school or study in separate school? तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बच्चे हैं जिनके लिए हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं?
चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इन बच्चों को क्या रेगुलर स्कूल में भेजना चाहिए या इनके लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. जब लोग prejudices and stereotypes के बेसिस पर बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, तभी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो जाती है। So we can say prejudices and stereotypes both leads to discrimination. That means prejudice की वजह से भी, stereotype की वजह से भी सोसाइटी में भेदभाव क्रिएट होता है। अगर हम दोनों टर्म का डिफरेंस जाने तो प्रेजुडिस का मतलब होता है प्री जज कर लेना, बिना किसी एविडेंस के लोगों के बारे में जजमेंट पास करना। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है आपकी घिसी पिटी सोच, इस तरीके की सोच जो एकदम फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते। अब दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेजुडिस का मतलब कि आपने बिना एविडेंस के, बिना किसी को जाने पहचाने जजमेंट पास कर ली, एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया। जैसे कि जनरली ये कहा जाता है हमारे भारत में, जिसको इंग्लिश आती है वो सुपीरियर है, जिसको इंग्लिश आती है उसको नॉलेज होगी, वेयर एज इंग्लिश के आधार पर लोगों को जज कर लिया जाता है। जिसको इंग्लिश कम आती है या बिल्कुल बोलनी नहीं आती तो उनको इलिटरेट कह दिया जाता है, राइट। एंड स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ कि आपके जो फिक्स आइडिया हो गए, फिक्स थॉट प्रोसेस हो गए। जैसे कि ये कहना लड़कों को ड्राइविंग स्किल्स आती है, लड़कियों के पास ड्राइविंग स्किल्स नहीं होती। लड़कियां अच्छा कुकिंग करती हैं, लड़के को पता ही नहीं है किस तरीके से खाना बनाना है, किचन संभालनी है। सो ये सब थॉट प्रोसेस स्टीरियोटाइप हो गए। सो दैट मीन्स प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स दोनों की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन तरह तरह से होता है। जैसे कि अगर आप किसी इंसान को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हो तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, अगर आप किसी इंसान को एक सर्टेन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रोक रहे हो तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर आप किसी इंसान को एक सर्टेन जॉब करने से रोक रहे हो तो भी ये आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। या फिर स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, या फिर आप किसी इंसान को एक प्रॉपर मोहल्ले में, एक नेबरहुड में रहने से मना कर रहे हो, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। और you prevent them from taking water from the same well and hand pump. That means कि या आप मोहल्ले में जो सेम वाटर, सेम टैप या सेम नलका लगा हुआ है, जहां से सारे गांव के लोग, सारे मोहल्ले के लोग पानी लेते हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को वहां से पानी नहीं लेने देते। जैसे कि अनटचेबल्स के साथ पहले क्या होता था कि सभी गांव के लोग जिस एरिया से पानी ले रहे हैं उन लोगों के टैप वाटर से अनटचेबल्स पीपल को पानी लेने नहीं दिया जाता था। अब अनटचेबल की कैटेगरी में किनको डाला हुआ था? जो स्कैवेंजर्स थे, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग किया करते थे। तो उन लोगों को मेन वाटर से, मेन टैप से पानी नहीं लेने दिया जाता था, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट है। या फिर उन लोगों को ना तो आप सेम ग्लास में या फिर सेम कप में ना चाय पीने देते हो, ना उनको उसी ग्लास में पानी देते हो। तो ये जो होता है ना, चाय पानी के लिए भी ग्लासेस अलग रखना, ये सब डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट है। तो डिस्क्रिमिनेशन तरह तरह से होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव। तो भेदभाव ना बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में समीर 1 एंड समीर 2 की स्टोरी को जाना था। दे बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। समीर 1, समीर 2 दोनों ही बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। समीर 1 एंड समीर 2 दोनों ही अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। अब अलग अलग धर्म से ये दोनों बिलोंग करते हैं तो ये किस चीज का एस्पेक्ट हुआ? ये हुआ डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट। डाइवर्सिटी के बारे में हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो ये जो एस्पेक्ट है कि दोनों का धर्म अलग है, तो ये डाइवर्सिटी का पार्ट हुआ। लेकिन डाइवर्सिटी की वजह से भी हमने ये देखा है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन
हो जाता है। जैसे कि एक सर्टेन लैंग्वेज बोलने वाले लोग दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को अपने से इंफीरियर दिखाते हैं, या एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने से नीचा दिखाएंगे, या फिर एक स्पेसिफिक रीजन का मतलब होता है एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों को नीचा दिखाते हैं। सो कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हमने डाइवर्सिटी में भी देखी है, कि डाइवर्सिटी में देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग होना। अब ये एक दूसरे से अलग होने का मतलब क्या है कि ये एक खूबसूरती का पार्ट है, राइट? ये एक खूबसूरती का पार्ट है। अगर सब लोग इक्वल होंगे तो फिर ना तो लाइफ में एनरिचमेंट होगी, ना लाइफ में कोई एक्साइटमेंट होगा। बट जब लोग डाइवर्सिटी को अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे कि अगर लोग ये सोचें कि हम सुपीरियर हैं, सामने वाला हमसे इंफीरियर है, तो वो डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। सो जो लोग हैं वो अपने से दूसरों को नीचा दिखाते हैं कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पर। कुछ कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों को जो है अपने से नीचा दिखाएंगे। सो ये सब जो कारण होते हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अनदर डिफरेंस जो हमने देखा समीर 1 एंड समीर 2 में, वो था इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस। देखो, अगर हम समीर 1 की बात करें तो वो रिच था, बट समीर 2 जो था वो पुअर था। दिस डिफरेंस, एज यू हैव ऑलरेडी read, that it is not the part of diversity because it is the part of inequality। ध्यान रखना कि अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में डिफरेंस है तो ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। People who are poor do not have the resource और money। जो लोग गरीब हैं उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इनफ मनी नहीं है, इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये लोग जो हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। So the poor people do not have enough money to meet their basic needs of food, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो गरीब लोगों के पास ना प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ना उनके पास प्रॉपर पैसा है कि वो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर जैसी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। गरीब लोग जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, चाहे ऑफिस में देख लो, हॉस्पिटल्स में देख लो, स्कूल में देख लो। गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि लोगों से इनको कोई फायदा नहीं होता, राइट? वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। तो गरीब लोगों को बैड तरीके से ट्रीट किया जाता है, इनके साथ इल ट्रीटमेंट बहुत होता है। Some people may experience both kind of discrimination। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि एक तो वो गरीब हो गए एंड दूसरा ये दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। एक तो गरीब, उसके साथ साथ वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनका कल्चर को लोग वैल्यू नहीं करते, जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए, या फिर कुछ अदर रिलीजियस ग्रुप हो गए, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग हो गए। तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी न किसी आधार पर। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आगे हम ये जानेंगे, एक स्टोरी जानेंगे एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जिनको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा था। दिस विल हेल्प अस to understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people। तो हम ये जानेंगे कि कास्ट के बेसिस पर किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हालांकि ये चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे। A common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls, they do not send their girls to school। तो कॉमन स्टीरियोटाइप जो मुस्लिम्स के बारे में लोगों ने बनाया हुआ है वो ये है कि मुस्लिम्स ना अपनी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते। इसकी ना फिर प्रॉपर स्टडी की गई एंड स्टडी करके ये पता लगाया गया कि भाई रीजन क्या है कि मुस्लिम अपनी लड़कियों को स्कूल में क्यों नहीं भेजते। तो स्टडी से ये पता चला दैट पॉवर्टी अमंग मुस्लिम इज एन इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम गर्ल डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि जो पॉवर्टी है ना, गरीबी जो है, यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, या फिर अगर स्कूल जाती हैं तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेती हैं।
Wherever effort has been made to reach out education to the poor, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पर लगातार कोशिश करती है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए कोशिश की है प्रॉपरली एंड कंसिस्टेंटली कि हर एक गरीब परिवार के बच्चे स्कूल में जाएं, एजुकेशन लें। There, the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. So जब ऐसी फैसिलिटीज मुस्लिम कम्युनिटी को मिली है तो उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये धारणाएं है ना कि मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते, ऐसा ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ाना चाहते। उसके पीछे वाकई में रीजन क्या है? या तो स्कूल बहुत दूर है या फिर जो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो थोड़े गरीब हैं, गरीबी के कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. अगर केरला स्टेट की बात की जाए तो वहां पर ना घर का एंड स्कूल का रास्ता ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि सभी बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करें, सभी बच्चे एजुकेशन ले। अदरवाइज होता ये है कि अगर स्कूल ज्यादा दूरी पर होता है तो जो पुअर फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। एंड लड़कियों को इस डर की वजह से स्कूल में नहीं भेजा जाता क्योंकि उनको सेफ्टी का डर रहता है। तो इसीलिए केरला स्टेट में घर का एंड जो स्कूल का डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है। इसके अलावा रूरल एरियाज में टीचर्स को भेजने के लिए गवर्नमेंट ने बस सर्विस भी प्रोवाइड कर रखी है। तो जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको बस सर्विस प्रोवाइड की गई है ताकि गांव के इलाकों में जाकर अध्यापक पढ़ा सकें। एंड जो टीचर्स रूरल एरियाज में जाकर पढ़ा रहे हैं उनमें से 60% विमेन हैं। ये जो अभी हमने फैक्टर्स देखे हैं जैसे कि स्कूल का एंड घर का डिस्टेंस कम होना एंड जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको बस सर्विस प्रोवाइड करना, इन फैक्टर्स की वजह से जो गरीब फैमिली के लोग हैं एंड जो मुस्लिम गर्ल्स हैं अब वो लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में स्कूल जा रही हैं एंड स्कूल अटेंड कर रही हैं। केरला के अलावा अगर हम अदर स्टेट की बात करें जहां पर ऐसे एफर्ट नहीं किए गए तो वहां पर हमने ये देखा है कि जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो एग्जिस्ट नहीं करती बट सोसाइटी ने उसको बना रखा है, तो इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सभी बच्चे स्कूल अटेंड करें एंड टीचर्स को बस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल का एंड घर का डिस्टेंस कम होना चाहिए एंड जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि गरीबी की वजह से मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, ना कि रिलीजन की वजह से। सो हमने ये नहीं कहना है कि भाई इस रिलीजन के लोग ऐसे हैं, नहीं, सिर्फ गरीबी एक कारण हो सकता है, इनइक्वालिटी एक कारण हो सकता है, धर्म एक कारण नहीं हो सकता। सो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम गर्ल्स इसलिए स्कूल नहीं जा पाती ड्यू टू द पॉवर्टी, नॉट ड्यू टू द रिलीजन। ठीक है, अब जो ये आगे वाला पार्ट है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो चैप्टर बड़ा है, चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हम इस तरीके से पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। लास्ट में सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं सभी वीडियोस को कंपाइल कर दूंगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी हमारा टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। सो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। सभी लोग अलग अलग काम करते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। अर्न अ लाइवलीहुड का मतलब होता है अपना जीवन यापन करना, या ये कह लो अपना घर चलाने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए या दो पैसा कमाने के लिए हर इंसान अलग अलग काम करता है अपनी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग टीचिंग करते हैं, कुछ लोग कारपेंट्री का काम करते हैं, कुछ पोट्री का काम करते हैं, कुछ लोग वीविंग करते हैं, तो कुछ फिशिंग एंड कुछ फार्मिंग करते हैं। सो लोग तरह तरह के काम करते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड अच्छे तरीके से अर्न हो पाए।
However, certain kind of work are valued more than others. लेकिन हमारी सोसाइटी में होता यह है कि कुछ काम को, सर्टेन वर्क को ज्यादा वैल्यू दी जाती है एंड कुछ ऐसे काम हैं जिनको वैल्यू नहीं दी जाती. तो चलिए उन काम के बारे में बात करते हैं जिनको लोग सोसाइटी में वैल्यू नहीं देते, जैसे कि क्लीनिंग, साफ सफाई का काम, वॉशिंग, कपड़े धोने का काम, कटिंग हेयर, बाल काटने वाला जो काम होता है, पिकिंग गार्बेज, जो कूड़ा उठाने वाला काम है. ऐसे टास्क को बहुत ही कम वैल्यू दी जाती है एंड जो लोग ये काम करते हैं उनको ना डर्टी एंड इम्प्योर देखा जाता है. दिस बिलीफ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो ये जो बिलीफ है, कौन सा बिलीफ, कि कुछ काम अच्छे हैं, सुपीरियर है, कुछ काम को लोग जो है लेस वैल्यू देते हैं. तो ये कास्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसा कि आपको पता है कास्ट सिस्टम में कम्युनिटीज एंड जो लोगों के ग्रुप हैं उनको ना एक लैडर में डिवाइड कर रखा है. इस लैडर को हम क्या कहते हैं, वर्ण सिस्टम कहते हैं. आप सभी को पता है वर्ण सिस्टम में 4 वर्णों में बांटा हुआ है. सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर 3rd नंबर पे वैश्य एंड देन 4th नंबर पे शूद्राज. ठीक है. सो हर एक कास्ट को अबव एंड बिलो ऐसे करके डाला हुआ है इस लैडर में. जो इस लैडर में सबसे टॉप पर हैं, ठीक है, जो इस लैडर में सबसे टॉप पर हैं उनको ना अपर कास्ट बोला गया है एंड उनको एज अ सुपीरियर देखा जाता है. एंड जो ग्रुप इस लैडर में बिल्कुल बॉटम पे हैं, बिल्कुल नीचे हैं, तो उनको क्या कहा गया है कि वो लोग अनवर्दी हैं एंड उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला हुआ है. तो मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा वर्ण सिस्टम समझा देती हूं. जैसे कि ये हो गया लैडर वर्ण सिस्टम का. तो यहां पर पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा एंड चौथा वर्ण. तो पहले वर्ण में ब्राह्मण हो गए, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनको संस्कृत आती थी, जो पढ़े लिखे थे. ठीक है. दूसरे में आ गए क्षत्रियाज. अब क्षत्रियाज में वो लोग थे जो राजा हो गए, राजा के बेटे हो गए, सैनिक वगैरह हो गए, जो कि रक्षा करने का काम किया करते थे. तीसरे हो गए वैश्य. वैश्य में वो लोग आ गए जो कुम्हार हो गए, जैसे कि एंड वीविंग का काम करने वाले लोग हो गए. एंड 4th वन में शूद्राज, वो लोग जो ड्रेनेज का काम किया करते थे, नाली वगैरह साफ करना, जैसे कि कूड़ा करकट उठाना, तो वो लोग 4th सिस्टम में या 4th वर्ण सिस्टम में डाल दिए गए, जिनको कहा गया अनटचेबल्स एंड अनवर्दी. तो जो ये सबसे बॉटम में थे शूद्राज में, उन्हीं को अनटचेबल्स कहा गया. इनके काम को अनवर्दी कहा गया, इनके काम को लेस इंपॉर्टेंस दी गई. ठीक है. इसके अलावा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम किया करते थे वो भी शूद्राज में ही थे. यहां पर हम दलित के बारे में बात करते हैं. दलित एक टर्म है दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. सो कॉल्ड का मतलब पता है क्या होता है? सो कॉल्ड का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है वो अपने आप को दलित कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि अनटचेबल्स. पहले ना इनके लिए अनटचेबल्स टर्म यूज की जाती थी जब वर्ण सिस्टम थे इस तरीके से, लेकिन ये टर्म अब यूज नहीं की जाती है. अब इनको क्या कहा जाता है? अब इनको दलित कहा जाता है. ठीक है. दलित का मतलब क्या होता है? इट मींस ब्रोकन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. सो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, दैट मींस टूटा हुआ. अब टूटा हुआ का मतलब क्या है? क्योंकि ना इनको सदियों से तोड़ा गया है, या ये कह लो सदियों से इनको जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, इनको अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव किया गया. मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको मार्जिनलाइज कर दिया, मेन स्ट्रीम में जिसको नहीं रखा गया, उसी को कहते हैं ब्रोकन. एंड ब्रोकन का मतलब दलित. ठीक है. This word, according to Dalits, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit group. So that means कि ये जो दलित है इसका मतलब जो है ब्रोकन. ब्रोकन दलित सिनोनिमस हो गए एक दूसरे के. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि
बहुत टाइम से ही इन लोगों को, जो लोग दलित ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके साथ प्रेजुडिस हो रहा है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी भेदभाव की वजह से इनको मार्जिनलाइज किया गया एंड मेन स्ट्रीम में इन लोगों को कभी नहीं रखा गया। राइट, आगे बताया भी हुआ है कि इनके साथ क्या क्या होता था पहले के टाइम पर। The government refers to this group of the people as SC. SC का मतलब होता है scheduled caste, तो इनको scheduled caste कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना ना SC, ST, ST मतलब scheduled tribe and SC मतलब scheduled caste. Okay. Caste rules were set which did not allow the untouchables to take on work other than what they were meant to do. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहां बात कही गई है कि कास्ट रूल्स जो थे ना वो बिल्कुल सेट थे, दैट मींस बिल्कुल फिक्स थे। जो कास्ट के नियम थे ना पहले, वो बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल ऐसे थे कि जो फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो काम अनटचेबल्स को दिया गया था, अनटचेबल्स उस काम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। तो जो काम अनटचेबल्स को दिया जाएगा वही काम वो करेंगे, इस तरीके के फिक्स रूल थे। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसका। सम ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। तो जो अनटचेबल्स की कैटेगरी में जिन लोगों को डाला हुआ था, उनका काम क्या था कि गांव से गार्बेज हटाना, कूड़ा करकट हटाना, एंड जो डेड एनिमल्स हैं उनको रिमूव करना। तो जिनको ये काम दिए गए थे उनको यही काम करना था। दे वर नॉट अलाउड टू पिक अनदर वर्क। इनफैक्ट इनके जो बच्चे होते थे ना, उनको भी यही काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। तो ध्यान रखना कि कास्ट रूल पहले क्या था कि वो सारे के सारे रूल फिक्स थे, सारे नियम फिक्स थे, एंड जो जिसको काम दिया गया वो वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, एंड जो उनके बच्चे होंगे वो भी वही काम करेंगे। तो इसीलिए जो ये अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इसमें बहुत ज्यादा रिफ्ट होता गया, क्योंकि जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जो अपने आप को अपर क्लास मानते थे, अपर कास्ट मानते थे, वो तो आगे बढ़ते गए, एंड जो दलित पीपल हैं वो और ज्यादा नीचे आते गए, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलने दी। राइट, बट they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well. In fact, इतना ही नहीं, जो गार्बेज उठाने का काम करते थे, जो स्कैवेंजिंग का, बेसिकली देखो स्कैवेंजिंग वर्ड वुड बी द बेस्ट, क्योंकि स्कैवेंजर वो होते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, चाहे वो गार्बेज उठाना हो, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रिएटा उठाना हो, या फिर डेड एनिमल्स को रिमूव करना हो। तो जितने भी लोग जो स्कैवेंजिंग का काम किया करते थे उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो जितने भी स्कैवेंजर्स थे उनको अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके घरों में एंटर करना अलाउड नहीं था। इसके अलावा जिन लोगों को अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला हुआ था, वो विलेज के मेन वेल से, मतलब जो मेन कुआं होता है जिससे सभी लोग पानी लेते हैं, उस कुएं से अनटचेबल्स लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। इनफैक्ट अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल। इनको मंदिर में भी एंटर नहीं करने दिया जाता था। एंड स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। देखो क्या होता था कि जो अनटचेबल्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको ना क्लास में सबके साथ नहीं बैठने दिया जाता था, बल्कि अलग से ऐसे उनको बिठाया जाता था। इनफैक्ट आप यहां पर एक चीज और देख सकते हो, सभी बच्चे ऐसे एक चटाई पर या एक दरी पर बैठे हैं, बट जो अनटचेबल ग्रुप के बच्चे हैं उनको स्कूल में ना तो चटाई ना दरी दी जाती थी बैठने के लिए, एंड इनफैक्ट इनको मेन स्ट्रीम से बाहर मार्जिनलाइज्ड करके बिठाया जाता था। सो देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अदर कास्ट इन स्कूल। तो जो दलित के बच्चे हैं उनको ना अदर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था। Thus upper caste acted in a ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. तो जो upper caste के लोग थे ना, उन्होंने सारे के सारे जो राइट्स थे अनटचेबल से वो इनसे छीन लिए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया अनटचेबल ग्रुप के साथ। इसके अलावा
इन लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया। देखो मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, एक तो होती है मेन स्ट्रीम जिसमें सभी लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। एक मार्जिनलाइजेशन होता है जिनको किनारों पर रखा जाता है, बैंक पर। दैट मीन्स कि उनको ना, ये जो मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं यहां आना उनको अलाउड नहीं होता। अब आगे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां से अपनी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन से हमें कोरेगांव जाना था, ठीक है, एंड स्टेशन पर हमें हमारे फादर या फिर उनके सर्वेंट लेने आने वाले थे। ओके, अब यहां से आगे जो स्टोरी है वो शुरू होती है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप। हमने स्टेशन पर बहुत देर वेट किया, ना तो हमारे फादर हमें लेने आए थे अभी तक एंड ना ही उनके सर्वेंट अभी तक स्टेशन पर आए थे। एन आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। इलैप्स्ड का मतलब होता है पास होना या बीत जाना, ठीक है। तो 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास पूछताछ करने आए। स्टेशन मास्टर ने हमसे टिकट मांगी एंड हमने उनको टिकट दिखा दी। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा वाई वी टैरीड, कि हम इतनी देर से एक ही जगह पर यहां क्यों खड़े हैं। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव। तो हमने कहा कि हमें कोरेगांव जाना है एंड हम लोगों को लेने के लिए हमारे फादर या उनके सर्वेंट आने वाले थे, बट नाइदर हैड टर्न्ड अप। बट दोनों में से अभी तक कोई भी स्टेशन पर हमें लेने नहीं आया एंड हमको नहीं पता कि कोरेगांव जाना कैसे है। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन। मैं और मेरे जो ब्रदर एंड मेरे जो कजन थे, हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारी ड्रेसेस एंड हमारे बात करने के तरीके से कोई ये नहीं अंदाजा लगा सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन। इसके अलावा हमें ये जरूर समझ में आ गया था कि स्टेशन मास्टर जो है उनको ये लग रहा था हमारी बोलचाल, हमारे कपड़ों से, कि हम लोग ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं। एंड स्टेशन मास्टर जो है ही वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। स्टेशन मास्टर को हम पर दया भी आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था ना कि हम लोग ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज, जैसा कि हिंदूज में होता है। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने हमसे ये पूछा ना कि हम कौन हैं, मैंने बिना एक समय सोचे आई ब्लर्टेड का मतलब होता है बिना सोचे समझे एकदम से बोल देना। तो मैंने एकदम से कहा हम लोग क्या हैं, हम लोग महार हैं। महार जो कास्ट है ना, उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ये सुना ना कि हम महार हैं, वो स्टन रह गया था। उसके फेस से ही एकदम से पता चल रहा था। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। तो जैसे पहले वो हमारी तरफ थोड़ा सा प्लाइट फील कर रहा था, उसको हम पर दया आ रही थी, क्योंकि तब तक तो उसको लग रहा था हम ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं। लेकिन जैसे उसे ये पता चला कि हम महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर का जो फेस है वो एकदम से चेंज हो गया था। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने हमारी कास्ट के बारे में सुना, वैसे ही उनके फेस पर हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिपल्शन देखने को मिला। दैट मीन्स उनके फेस पर एक घृणा की भावना थी। As soon as he heard my reply, जैसे ही उन्होंने मेरा रिप्लाई सुना, he went away to his room. स्टेशन मास्टर वापस अपने रूम में चले गए and we stood where we were. हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15 to 20 minutes elapsed. अगेन 15 से 20 मिनट बीत चुके थे। सन ऑलमोस्ट छिप चुका था। हाँ, ना तो हमारे फादर अभी तक हमें लेने आए थे, ना ही उनके सर्वेंट अभी तक स्टेशन पर आए थे। एंड जो स्टेशन मास्टर था वो भी वहां से चला गया एंड हम लोग काफी घबराए हुए थे। एंड जो जॉय एंड हैप्पीनेस हमारे मन में था एट द बिगिनिंग ऑफ जर्नी, अब वो जॉय एंड हैप्पीनेस खत्म होकर हमारे फेस पर एक सैडनेस की फीलिंग थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड. आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस लौट आए. आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू. उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या अब करने की सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. हमने कहा कि अगर हमें एक किराए पर बुलक कार्ट बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव पहुंच जाएंगे.
एंड इफ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, और अगर कोरेगांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है तो हम चाहते थे कि अभी के अभी तुरंत निकल जाएं। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, बहुत सारे आसपास बुलक कार्ट्स खड़े हुए थे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गॉन राउंड अमंग द कार्ट मैन, जैसा कि मैंने स्टेशन मास्टर को ये कहा था कि हम महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये बात सभी जो कार्ट मैन है उनके पास जा चुकी थी। तो हमें कोई भी अपनी बुलक कार्ट में बिठाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि हम अगर महार कास्ट से बिलोंग है तो दैट मीन्स हम पॉल्यूटेड हैं, हम अनटचेबल्स हैं, कोई भी हमें एज अ पैसेंजर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। We were prepared to pay double for the fare. इनफैक्ट हम तो डबल पे करने के लिए तैयार थे, बट हमें बाद में ये पता चला कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर बात है सिर्फ कास्ट की। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब स्टेशन मास्टर जो हमारे बिहाफ पर बुलक कार्ट मैन से नेगोशिएट कर रहे थे वो भी अब चुपचाप खड़े हो गए थे, क्योंकि सभी कार्ट मैन ने हमें ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि हमारी कास्ट क्या है, महार कास्ट है, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स माना जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका यहाँ पर लाइफ स्पैन भी दिया गया है 1891 से लेकर 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता किन्हें माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर्स ऑफ द दलित्स। तो दलित के जो बेस्ट नोन लीडर हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कास्ट से बिलोंग करते थे, इनका जन्म महार कास्ट में हुआ था। महार कास्ट को लोग अनटचेबल्स में कंसिडर करते थे। महार्स वर पुअर, महार कास्ट के ज्यादातर लोग गरीब थे। ओन नो लैंड, इनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। एंड महार कास्ट में जितने भी बच्चे थे उनको वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। सो दे वर नॉट अलाउड टू ऑप्ट अदर वर्क। महार कास्ट के जो लोग थे उनको मेन विलेज में, मेन गांव में लोगों के साथ, अदर कास्ट के साथ रहने का अधिकार नहीं था। इनको ना गांव के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया जाता था, इनको गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कास्ट में जन्मे थे। महार कास्ट में ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी जो कॉलेज डिग्री है वो प्राप्त की थी, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की, इंग्लैंड गए ताकि ये एक वकील बन सकें। इसके अलावा इन्होंने दलित्स को ये भी कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, उनको एजुकेशन लेने दो। एंड इन्होंने दलित्स के जितने भी बच्चे थे उनको अर्ज किया कि वो गवर्नमेंट जॉब लें, तरह तरह की गवर्नमेंट जॉब करें ताकि वो कास्ट सिस्टम से बाहर निकलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। इनफैक्ट इन्होंने दलित को मंदिरों में एंट्री दिलाने के लिए भी काफी सारे एफर्ट किए। बाद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब बुद्धिज्म को अपना लिए थे। एंड इन्होंने बौद्ध धर्म को जब अपनाया तो इसके पीछे रीजन ये था कि ये ऐसे रिलीजन को ढूंढ रहे थे जहां पर सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। तो देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट क्यों हुए, इन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि ये ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जहां पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि दलित्स को एक साथ मिलकर सोसाइटी में जो ये कास्ट सिस्टम है एंड लोगों को लैडर में बांटा हुआ है, इसके अगेंस्ट इनको लड़ाई करनी चाहिए। एंड दे शुड वर्क टुवर्ड आवर सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट
फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां पर सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो, ना कि कुछ ही लोगों के पास। अब आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोरेगांव वाली स्टोरी सुनी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा। अब यहां पर आप इमेजिन करो कि अगर आपको लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोके या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से रोके, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था, कार्टमैन ने कोरेगांव ले जाने से मना कर दिया था। अब सोचो कि आपको कितना इंसल्टिंग लगेगा एंड कितना आपको दुख होगा अगर आपको लोग ले जाने से मना करें, आपको छूने से मना करें, आपके साथ बैठने से मना करें, आपको जहां से पानी पीते हैं सभी लोग उस सेम सोर्स ऑफ वाटर से पानी ना लेने दिया जाए। तो ये बहुत ही ऐसी एक दर्दनाक घटनाएं होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपकी डिग्निटी लूज हो जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर स्मॉल इंसिडेंट ये दिखाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि कार्टमैन ने इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मना कर दिया था। इनफैक्ट वो डबल मनी पे करने को तैयार थे। So all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in discriminatory manner. तो यहाँ पर पैसों की बात नहीं थी, यहाँ पर बात किस चीज की थी? सो कॉल्ड लोअर कास्ट की। सिर्फ और सिर्फ वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कजन, इसीलिए कार्टमैन ने उनको ले जाने से मना कर दिया था। अब यहां पर ना कंक्लूजन लिखा है कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का आउटकम निकल कर आता है, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो, इस स्टोरी से हमें यह तो समझ में आ गया कि कास्ट के बेसिस पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, जैसे कि हमने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, सो जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इससे होता यह है कि जो दलित्स हैं, जिनको सदियों से सप्रेस किया आता जा रहा है, जिनको सदियों से ब्रोकन डाउन किया आता जा रहा है, तो कास्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से इनके साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे दलित को किस चीज के लिए रोका जाता है? एक तो इकोनॉमिक तरीके से आगे बढ़ने से, इसके अलावा इट ऑल्सो डिनाइज दैम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। तो दलित को वो सेम रिस्पेक्ट, वो सेम डिग्निटी नहीं मिलती जो दूसरों को मिलती है। सो ऑल एंड ऑल हम ये कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो दूर रखा ही जाता है, इसके अलावा इनको सेम रिस्पेक्ट, सेम डिग्निटी नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं एंड जो अदर कास्ट के लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ पर 2-4 पॉइंट है जो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासरूम में टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक एंड आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों के यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। द टॉपिक इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अभी हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाइयां लड़ी एंड इन इक्वालिटी के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज की थी। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people. देखो, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, तो उस टाइम पर एक और स्ट्रगल साथ साथ चल रहा था। तो ये स्ट्रगल उन लोगों का था जिनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर 2 मूवमेंट साथ साथ चल रहे थे। एक मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड दूसरा मूवमेंट था उन लोगों का जो ये चाहते थे कि उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, जैसे कि दलित, विमेन,
ट्राइबल कम्युनिटी एंड पेजेंट। इन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, क्योंकि इन्होंने सदियों से अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल हो रहा था एंड दूसरी तरफ इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जा रही थी। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. तो दलित्स ने किस तरीके से अपनी आवाज उठाई? दलित्स ने कहा कि उनको टेम्पल्स में जाना अलाउड होना चाहिए, इनकी मंदिरों में एंट्री होनी चाहिए। विमेन ने किस तरीके से आवाज उठाई? विमेन ने डिमांड किया कि इनके पास वो एजुकेशन राइट होने चाहिए जो हर एक मैन के पास है। पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने किस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाई? पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने कहा कि जो ये मनी लैंडर्स हैं, मनी लैंडर्स का मतलब जो उधार देने वाले लोग हैं, ठीक है, मनी को उधार पे देने वाले जो लोग हैं, इनके चंगुल से हमें रिलीज होना है एंड जो ये हाई इंटरेस्ट हम लोगों पर अपनी मन मर्जी से लगाए हुए हैं, ये हमें खत्म करना है, इससे भी हमें मुक्त होना है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि दलित, विमेन, पेजेंट एंड ट्राइबल कम्युनिटी सबकी लड़ाई तो सेम चीज के लिए थी। किस चीज के लिए? इक्वालिटी के लिए, लेकिन तरीका अलग अलग था। जैसे कि दलित्स ने कहा कि हमें मंदिरों में जाना अलाउड हो, विमेन ने एजुकेशन के लिए लड़ाई की एंड पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने मनी लैंडर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। When India became a nation in 1947, आजादी के बाद जब हमारा देश एक नेशन के तौर पर बनकर सामने आया, तो उस टाइम पर हमारे लीडर्स वर टू कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। तो जितने भी हमारे नेता थे, इन सभी को ना इस चीज के बारे में पता था कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। तो सभी नेताओं ने हर इनइक्वालिटी को कंसर्न में रखा एंड उसको इरेडिकेट करने की कोशिश की। क्योंकि हमारे देश में जब नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक मकसद ये भी था कि देश अच्छे से चले एंड सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो दोज हु राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मीन्स भारतीय संविधान जिसने लिखा था, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, मतलब जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को तैयार किया था, विच इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स लिखे गए किस तरीके से देश को चलाया जाएगा। एंड सभी नेता, सभी लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, दे वर वेरी मच अवेयर, उनको पता था कि हमारे देश में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। एंड उनको ये भी पता था कि चाहे दलित हो, विमेन हो, पेजेंट हो या फिर ट्राइबल कम्युनिटी हो, किस तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी एंड इसके साथ साथ उन्होंने अपनी वो लड़ाई भी लड़ी, वो स्ट्रगल भी लड़ा था जो इनके साथ सदियों से होता आ रहा था, दैट वाज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो ये स्ट्रगल चल रहा था, इस स्ट्रगल में बहुत सारे लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे ना जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स रहे हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स की यहाँ पिक्चर दिखाई गई है। तो जो ये लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते वक्त एक विजन, एक गोल सेट किया था। दैट मीन्स कि इन्होंने ये इंश्योर किया कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखते वक्त कि सभी लोगों को इक्वल राइट मिले, जितने भी इंडियन पीपल हैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे। इसके अलावा ये जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी को एज अ यूनिटी देखा जाएगा हमारे भारत में। Everyone has equal right and equal opportunities and कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी इंश्योर किया गया कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड अनटचेबिलिटी को एज अ क्राइम डिक्लेयर किया। इनफैक्ट हमारे कानून में इसको अबॉलिश कर दिया गया लीगली तौर पर। People are free to choose the kind of work they wish to do.
इस चीज को समझने से पहले आपको पहले का कंपैरिजन जानना होगा। देखो, जब वर्ण सिस्टम में बांटा हुआ था हमारी सोसाइटी को, तो उस टाइम पर था ये कि जो बॉटम पर थे ना लैडर में, जो सबसे नीचे थे, उनको ये अलाउड नहीं था कि वो कोई और काम पकड़े, उनके पास ये आजादी नहीं थी। उनको वही काम करना होता था जो उनके एंसेस्टर्स पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंश्योर किया गया कि सभी लोग फ्री हैं एंड हर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल, अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकता है। जो उसका मन करे वो वही काम करेगा। इसके अलावा सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स को ओपन किया गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि जितने भी पुअर पीपल हैं, जितने भी मार्जिनल कम्युनिटीज के लोग हैं, उन सभी को इक्वल राइट मिले एंड इक्वल opportunities मिले। The writers of the Constitution also said that the respect for diversity was a significant element in ensuring the equality। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया कि जो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। इस डाइवर्सिटी में भी ये सुनिश्चित करना कि इक्वालिटी हो, लेकिन डाइवर्सिटी के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। दे फेल्ट दैट द पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोगों के पास ये आज़ादी होगी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं एंड वो अपना जिस भी लैंग्वेज में चाहे अपने आप को एक्सप्रेस करें, जिस लैंग्वेज को चाहे उस लैंग्वेज को अपनाएं, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने फेस्टिवल्स को, अपने त्योहारों को मनाएं एंड इसके अलावा सभी लोगों के पास ये आज़ादी होगी कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। They said that no one language and religion or festival should become compulsory for all to follow। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया कि एक लैंग्वेज, एक धर्म या एक ही त्योहार किसी पर एज अ कंपल्शन नहीं थोपा जाएगा। सब लोगों के पास लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल्स, इन सब चीजों को लेकर आजादी होगी। They said the government must treat all religions equally एंड ये भी इंश्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट में एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको पता है ना, हमारा जो स्टेट है ये सेक्युलर स्टेट है, एक धर्म को यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाता, सभी धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है, राइट। Therefore, India became a secular country where people of different religion and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको पता है हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर देश है एंड यहाँ पर सभी धर्म के लोगों के पास ये आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करें, किसी भी धर्म को फॉलो करें, किसी दूसरे धर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनको किसी चीज़ का ना डर होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा किसी के साथ भी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। This is seen as an important element for our unity, that we all live together and respect one another। तो इसीलिए ये जो चीज़ है कि भाई सबके पास आज़ादी है किसी भी कल्चर को फॉलो करने की, कोई भी भाषा बोलने की, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, ये जो चीज़ है ये यूनिटी की तरह देखी जाती है एंड इसका मतलब ये है कि हम सब लोग साथ में हैं। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब धर्म के लोगों को इक्विवेलेंट माना जाता है एंड यहाँ पर जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, जो यहाँ पर ऊपर सब बताया गया है ना कि लोगों के पास फ्रीडम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, किसी के साथ किसी भी किस्म का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड आप ये प्रीएम्बल देखो, प्रीएम्बल में किसकी बात की गई है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सारी चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में जो ये बात दिखाई गई है इनइक्वालिटी की, ये इनइक्वालिटी आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। सो इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए हमें
हर बार लड़ाई करनी होगी, लगातार लड़ाई करनी होगी, क्योंकि इक्वालिटी जो है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगी, बल्कि हमें इसके लिए लगातार वी हैव टू कीप स्ट्राइव. People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all the Indians. लोगों का स्ट्रगल एंड हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इनको ना बार बार ये इंश्योर करना है कि जो ये इक्वालिटी हमारे संविधान में लिखी गई है, इस इक्वालिटी को रियलिटी में भी तब्दील किया जाए. देखो, हर चीज लिखने से नहीं होगी. जब तक लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्शन में नहीं लाया जाएगा, तो वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगी. सो कहने का मतलब है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को लिख तो दिया है कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन लिखने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा. ऑल एंड ऑल यहां पर नटशेल में हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको रियलिटी में बदलने के लिए लोगों को स्ट्रगल करते रहना होगा, एंड जो हमारी सरकार है उसको कुछ पॉजिटिव स्टेप्स एंड एक्शन लेने चाहिए ताकि जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको रियलिटी में बदला जा सके. ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर सिविक्स क्लास 6 का, ये कंप्लीट होता है. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं. दोनों के लिंक एंड यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे. इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होते हुए देख सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है. इसके अलावा मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. थैंक यू सो मच. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Keep learning. Bye-bye.